नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एंड 5 की रिवीजन प्रैक्टिस हम करेंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ब्रीफ में मैं आपको फटाफट चैप्टर नंबर 4 जो है वो समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 7 का ये पार्ट है। इजी बट इम्पॉर्टेंट, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है 9464394052 नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं डालते रहता हूँ, राइट। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल इज इट रेफर्स टू द इंड्यूस्ड प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स, कि जो एक इंड्यूस्ड प्रोडक्टिव क्वालिटी होती है ना लेबर फोर्स की, उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मतलब एक ऐसी लेबर फोर्स जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, अच्छी क्वालिटी की हो। देन वी नीड ह्यूमन कैपिटल फॉर टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल लाइक नर्सेस, farmers, teachers, doctors, engineers. This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. मतलब इसका क्या है कि we need investment, हमें human capital में invest करना ज़रूरी होता है ताकि हम उस human capital में investment से और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर पाएँ। मतलब अल्टीमेटली इसका ये कि हमें ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, ह्यूमन कैपिटल को बनाना है। और तो वो कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके, सिंपल। देन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। ह्यूमंस के ऊपर पैसा खर्च करना इज़ लाइक एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना इज़ लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से क्या प्रोड्यूस होता है? गुड्स, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होती है। सो इट इज़ डन टू इंक्रीज फ्यूचर इनकम। अगर आप एजुकेशन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि और ज़्यादा लोग जो हैं पढ़ लिख के और ज़्यादा लोगों को पढ़ाएंगे आगे, और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। सेकेंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। Improvement in health of the masses increases the productive capacity and leads to qualitative improvement in human capital। कि अगर हम हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे हेल्थ तो इम्प्रूव होगा, लेकिन साथ साथ जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। एंड लीड्स टू क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा, क्वांटिटी तो बढ़ेगी, साथ में क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग is a source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of increased labor productivity is more than the cost of it। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को जॉब करते करते ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। बहुत ही ट्रेंडिंग है, आजकल के टाइम की ज़रूरत है कि अगर मान लो कुछ चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है विद रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ वर्कर्स को सिखानी है जो नई आई है, तो वर्कर्स को सिखाना जॉब के साथ साथ जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर भी कंपनीज़ जो हैं बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और जो हम एक्सपेंडिचर इसके ऊपर करते हैं, जैसे मान लो हमने 100 रुपये एक्सपेंडिचर किया, तो इस एक्सपेंडिचर से 100 रुपये से जो हमारे को प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट मिलता है वो 100 से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक। देन एक्सपेंसेस ऑन माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन में भी अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक और सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एज एन हैंस अर्निंग्स इन द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो जो है वो भी ज़रूरी होता है। और गवर्नमेंट्स करती हैं, कंपनीज़ करती हैं, एम्प्लॉयज़ को बुलाती हैं दूसरी कंट्री से। अब खर्चा होता है अनडाउटेडली कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन को दूसरी जगह से बुला रहे हैं उसके ऊपर खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा जो है इन कंपैरिजन टू द बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू डिराइव फ्रॉम इट वो कहीं ज़्यादा होता है। देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। अब कंपनीज इन्फॉर्मेशन भी एक्वायर करती है, लाइक एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है अगर हम डिसीजंस की बात करें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी गई है वो एक इंटेंशन के साथ करी गई है कि इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है ना हमारे को, वो बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा, राइट। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले फिजिकल कैपिटल इम्प्लाइज द नॉन ह्यूमन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली क्या होती हैं? कंपनी की नॉन ह्यूमन एसेट्स होती हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ऑफिस सप्लाइज दैट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये वो सारी कैपिटल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी कंपनी को हेल्प करती है, फिजिकल कैपिटल होती है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमंस ही होते हैं, उनकी स्किल्स होती हैं, उनका स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है, उनका टैलेंट होता है, एंड द एबिलिटी ब्रॉड इन बाय द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन सी एबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है, इसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो टेंजिबल नहीं होती, इंटेंजिबल होती है। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड। थर्ड, इट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। जो फिजिकल कैपिटल है इनको खरीदा या बेचा जा सकता है। जो ह्यूमन कैपिटल हैं उनकी सर्विसेज को बेचा जा सकता है सिर्फ, राइट। देन इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर। मतलब जो फिजिकल कैपिटल है वो उसके ऑनर से सेपरेट होती है, लेकिन जो स्किल है किसी भी पर्सन के पास वो उसकी खुद की है, वो उस स्किल को किसी और तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ ही है, इनसेपरेबल होती है। देन कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ रिजल्ट्स इन डेप्रीसिएशन। मतलब डेप्रीसिएशन कॉन्स्टेंटली होती है, लगातार होती है, एक फिक्स रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इसके ऊपर लगता है। देन एजिंग लीड्स टू डेप्रीसिएशन बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। एज बढ़ने से डेप्रीसिएशन जो है वो होती है, लेकिन इसको भी क्या किया जा सकता है? मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देन फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। जो फिजिकल कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स क्रिएट करती हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्राइवेट और सोशल दोनों तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं। मतलब एक इंडिविजुअल की खुद की तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ के साथ वो सोसाइटी को भी एक अपना ग्रोइंग वर्जन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और जो भी उसका इंटेलेक्ट है, जो भी उसकी सोच है, जो भी उसकी स्किल है, उससे बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। नाउ एडवांटेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले इंक्रीज़ द इंडिविजुअल्स इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। अगर हमारे पास स्किल आ जाती है ना, तो उससे होता क्या है? इंक्रीज इन द इंडिविजुअल्स इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। एक इंडिविजुअल की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर एक स्किल्ड पर्सन जो है वो स्किल एक्वायर कर चुका है विद द ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग, तो उससे उसकी ट्रेनिंग से एक पर्सन की जो है वो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, राइट। नंबर 2, स्टिम्युलेट्स इनोवेशन एंड क्रिएट्स द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब इनोवेशन को एक स्टिम्युलेशन मिलता है, किक मिलता है, और इससे होता क्या है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीख समझ लेते हैं। थर्ड, एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी। एजुकेशन से सोसाइटी को समझने में या सोसाइटी को समझने की हमारे में समझ आती है। एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती हैं। दस फैसिलिटेटिंग इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। इससे क्या होता है कि कंट्री के अंदर इन्वेंशंस होती हैं और नई नई जो है वो इनोवेशंस सामने आती हैं। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स अडेप्टेशन टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़। कि अगर एजुकेटेड लेबर फोर्स हमारे पास अवेलेबल है तो उससे हमें नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको भी अडेप्ट करने के लिए जो है वो एक मौका मिलता है, एक फैसिलिटेशन मिलता है, राइट। तो एक अगर इसको आप इन 4 पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो हमें यही समझ आता है कि जो एक पढ़ी लिखी फोर्स होती है ना किसी भी कंट्री की, ह्यूमन कैपिटल होती है, वो नई टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए, उनको अडेप्ट करने के लिए इजीली तैयार रहती हैं। दूसरा, इनोवेशन जो है वो नई लेके आती हैं, उनकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें क्या है? इट स्टेट्स दैट वर्ल्ड इज अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस। दुनिया जो है ना वो रैपिड चेंजेस से निकल रही है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो विद वेरियस ड्रामेटिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज द राइज ऑफ बिग डाटा। मतलब ज़्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट की वजह से जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इनका जो रोल है ना वो इमर्ज हुआ है। और बहुत सारी अनस्किल्ड जॉब्स जो है ना पूरी दुनिया के अंदर मे बी टेकन ओवर बाय द मशीन्स। उन सभी जॉब्स को किसने टेक ओवर कर लिया है? मशीनरी ने। सो द नीड फॉर ए स्किल्ड वर्क फोर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस in combination with multidisciplinary abilities across the sciences and social sciences and humanities will be increasingly in greater demand। ठीक है जी। तो स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली किस फील्ड में? मैथमेटिक्स के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, डेटा साइंस, इन कॉम्बिनेशन विद मल्टी डिसिप्लिनरी
एबिलिटीज़ कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ है ना अक्रॉस द साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, उनमें डिमांड स्किल्ड वर्कफोर्स की बड़ी है और ह्यूमैनिटीज़ विल बी इंक्रीजिंगली अ ग्रेटर डिमांड। ठीक, देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अब ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। जो ह्यूमन कैपिटल है वो कंसिडर करती है एजुकेशन को और हेल्थ को एज मीन्स टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, ऐसा ह्यूमन कैपिटल कहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग, कि जो एजुकेशन है और हेल्थ है वो इंटीग्रल है, मतलब ऐसा पार्ट जो सेपरेट नहीं किया जा सकता ह्यूमन वेलबींग से, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस दैट दे वैल्यू। ठीक है जी, तो जब उनको लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, अच्छी हेल्थ होगी, तो दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस दैट दे वुड वैल्यू, मतलब वो ऐसी चॉइसेस करने के लिए केपेबल हो जाएंगे जो मतलब वैल्यूएबल होंगी। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड। जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन बींग को एज एन एंड ट्रीट करती है, द एंड बींग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एंड का मतलब है प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना। देन हेयर ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। जो ह्यूमन बींग्स है ना वो अपने आप में एंड है। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट। जो ह्यूमन वेलफेयर है ना वो इंक्रीज होना चाहिए थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, कि एजुकेशन के थ्रू जो है वो बढ़े। ठीक, एंड हेल्थ इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। और हेल्थ भी इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट, मतलब चाहे वो इन्वेस्टमेंट जो हैं हमें हाई लेबर प्रोडक्टिविटी ना दें, लेकिन उनकी एजुकेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो उससे भी जो है वो हमारा एक तरह से पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक, देन स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन का क्या स्टेट है, क्या एक स्टेटस है। नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। देखो, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, वो कौन सी लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है तीसरी लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में जो एजुकेशन और हेल्थ है वो दोनों का ही मैटर ऑफ कंसर्न है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहले है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द फी स्ट्रक्चर। एक फी स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। देन टू हैव अकाउंटेबिलिटी इन द एक्सपेंडिचर इंकर्ड, कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना, एक्सपेंडिचर जो कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ तो वो खर्चा मैं जस्टिफाई कर सकूँ, ऐसा होना चाहिए। देन टू हेल्प पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के पुअर सेक्शन हैं उनको भी हेल्प करना। देन टू एनकरेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अमंग ऑल पुअर एंड रिच अलाइक, कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, चाहे वो पुअर हैं चाहे वो रिच हैं, सबको सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कि अगर कोई रिच है तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो बेनिफिट है या हम जो प्रमोशन कर रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम सबको एज ए होल एज ए यूनिट जो है वो प्रमोशन करेंगे। देन इनकरेज करेंगे टू कीप अ चेक ऑन मोनोपोली सिचुएशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, कि जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में मोनोपोली को भी चेक करना, कि वो ऐसा ना हो कि वो मोनोपोली बना के बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो उनके कंट्रोल में सारी की सारी आ जाए और वो अपना मन चाहा प्राइस जो है वो चार्ज करें। if we talk about health and if we talk about education, right? Then organizations that facilitate institutions in the education sector, कौन कौन सी organizations है? सबसे पहले है the ministries of education at union and state levels, the ministries of education at union and state level, ये हो गया हमारा कॉन्करेंट लिस्ट वाला पार्ट। देन डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, देन फिर उसके बाद आता है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देन UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देन AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशंस इन हेल्थ सेक्टर, तो इसमें सबसे पहले आती है मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स, फिर उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ, फिर थर्ड नंबर पे आएगा नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक, देन उसके बाद आता है ICMR, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। एम्स होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वो सारा कुछ जो है ये हेल्थ के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे वो देखते हैं।
देन एजुकेशन सेक्टर जो है, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उनको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि एक परसेंटेज जो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर से निकाला जाता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट 100 रुपये खर्च कर रही है टोटल, तो उसका 10%, 8%, 12% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। सो दिस इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। मतलब एक फिक्स परसेंटेज साइड पे रखा जाता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री की मतलब एक स्कीम बताता है, या एक इंडिकेशन बताता है, या एक इंटेंशन बताता है कि यार हम एजुकेशन को कंट्री के अंदर कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेकंड, ड्यूरिंग 1952 टू 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 7.92 टू 15.7%। मतलब 7.92% से लेके 15.7% तक इसको पहुंचा दिया गया। देन अभी भी फ़िलहाल जितना एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेटर है, बेटर देन बिफोर। फिर उसके बाद एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, दिस एक्सप्रेसेस हाउ मच पीपल्स इनकम इज़ बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। कि लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं और उसके बाद उसको खर्च कर रहे हैं, टैक्स के फॉर्म में पे कर रहे हैं, उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। देन ड्यूरिंग द ईयर 1950 टू 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.64 टू 4.13। मतलब 0.64 से 4.13% तक जो है इंक्रीज हो चुका है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। देन एजुकेशन कमेटी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 had recommended that at least 6% of the GDP be spent on education। 6% जो है GDP का कम से कम एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, सो एज टू मेक अ नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट, ताकि जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है ना उनमें एक नोटिसेबल ग्रोथ जो है वो विटनेस करी जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि यार एजुकेशन में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो इतनी नहीं हो रही जितनी कंसिडर की जा सके। ठीक है जी। देन कंपेयर टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% ऑफ GDP, द करंट लेवल ऑफ अ लिटिल ओवर 4% हैज़ बीन क्वाइट इनएडिक्वेट। मतलब कि अगर हम बात करें ना एजुकेशनल एक्सपेंडिचर खर्च करने की अराउंड 6% GDP का, द करंट लेवल ऑफ अ लिटिल ओवर 4% हैज़ बीन क्वाइट इनएडिक्वेट। अभी एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा किया 4% से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि एडिक्वेट नहीं है। देन तपस मजूमदार कमेटी, द तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999 एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years 1998 to 99 to 2006-2007 to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखो ये तपस मजूमदार कमेटी जो है, इन्होंने राइट टू एजुकेशन जो है ना वो मतलब गवर्नमेंट के एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम के हिसाब से या उसके बेसिस पे जो है इन्होंने उसका प्रमोशन करा। अब उसमें क्या था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना, उन सब बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी अंडर राइट टू एजुकेशन। 2009 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। The government of India has also started levying of 2% education cess on all union taxes। The revenues from the education cess have been earmarked for spending ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब 2% एजुकेशन सेस जो है वो सारे के सारे सेंट्रल टैक्सेस के ऊपर जो है इसको अप्लाई किया जाएगा, और किया गया था उस टाइम पे। और गवर्नमेंट जो है जितना भी पैसा मतलब जितना भी रेवेन्यू एजुकेशन सेस से इकट्ठा होगा उसका यूज़ एलिमेंट्री एजुकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर खर्च करा जाएगा। देन इन एडिशन टू दिस the government sanctions a large outlay for the promotion of higher education
एंड न्यू लोन स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। मतलब इस स्कीम के अंडर जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा सैंक्शन करा, ठीक है, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, और नई नई लोन स्कीम्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आएँ ताकि बच्चे जो हैं वो अपने हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकें, मतलब जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है वो पढ़ सके, ठीक। देन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। आज भी ये ड्रीम ही रह चुका है हमारे कंट्री के अंदर। दो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया इज़ एज मच एज इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हमारे कंट्री में आज भी अनपढ़ लोग, इलिटरेट लोग इतने हैं जितनी हमारी आज़ादी के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंट्री की पॉपुलेशन हुआ करती थी। जेंडर इक्वालिटी जो है वो पहले से बेटर हुई है, लेकिन अभी भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं अभी बद से बदतर लेवल पे चल रही हैं, राइट। सो द डिफरेंसेस इन लिटरेसी between the males and females are narrowing, signifying a positive development in the gender equity। देखो जो लिटरेसी रेट है ना, पहले जो लिटरेसी का गैप था मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा था, मतलब मेल्स आर कंपैरेटिवली मोर लिटरेट देन फीमेल्स, बट धीरे धीरे ये गैप जो है ना उसको कम तो किया गया है, कम हुआ है, ठीक है। वो आप लोगों स्लोगन सुनते होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, तो उसी के अंडर जो है चीज़ें डेवलप हुई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं गैप हैं जिनको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नीड फॉर वुमेन्स एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है वुमेन की एजुकेशन? देन नंबर 1 इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट होती हैं। देन एनहेंसेस स्टेटस ऑफ वुमेन का स्टेटस एनहेंस होता है। देन वुमेन्स एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट के ऊपर जो है ना वो एक फेवरेबल इम्पैक्ट होता है। पढ़ी लिखी जो लेडी होती है ना, शी रेजिस्ट कि यार, मतलब शी नोज़ कि यार फैमिली प्लानिंग जो है ना उसको प्रॉपर प्लान तरीके से ही करा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देन इम्प्रूव्स हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि जो वुमेन है उनकी जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर भी जो है एक मेजर फोकस होगा, ठीक है। देन हायर एजुकेशन है फ्यू टेकर्स। नंबर 1 द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप, इंडिकेटिंग अ लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशनल लेवल। मतलब जो इंडिया का एजुकेशन पिरामिड है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीपर है, मतलब आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा नैरो स्कोप है, जो जिसमें क्या है कि मतलब ये इंडिकेट करता है कि कम और कम नंबर ऑफ पीपल जो हैं पहुंचते हैं हायर एजुकेशन लेवल तक। अब यहाँ पे NSSO नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा क्या कहता है 2011-12 का, कि जो मेल्स हैं हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज़ सिर्फ 19%, मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन अर्बन एरियाज सिर्फ 16%। देखो आज भी रूरल एरियाज़ में जो मेल्स हैं ना वो हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा अप्रोच करते हैं देन अर्बन एरियाज़। देन फीमेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज इज़ 30%, प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज़ 3 to 6% ओनली, राइट। तो ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट जो है एक इम्पैक्ट है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और यहाँ हमने ऑब्ज़र्व किया है ओवर द ईयर्स। आई होप चैप्टर नंबर 4 इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। नाउ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। महात्मा गांधी हैड ऑलवेज मेंटेन्ड दैट द रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया, जो असली ग्रोथ है ना इंडिया की, वो कहाँ लाई करती है? इन द ग्रोथ ऑफ विलेजेस। विलेजेस को ग्रो किया जाएगा तो कंट्री ग्रो करेगी। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि जो मतलब विलेजेस है ना वो हमारे कंट्री का मतलब एक कह लो कि वो एक बेस है हमारे इंडिया का या इंडियन स्ट्रक्चर का। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया लाइज इन द फैक्ट दैट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आज भी 2/3 पॉपुलेशन जो है ना, चाहे वो सीधे तौर पे चाहे वो इनडायरेक्टली, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। अराउंड 1/3 ऑफ द रूरल डेवलपमेंट स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब एब्जेक्ट पॉवर्टी जो है एक टर्म यूज़ करी जाती है उन
मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जहाँ पे जो लोग हैं ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से गरीब हैं, मतलब उनके पास सर्वाइवल के लिए भी जो है ना वो रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन 1/3 है हमारे रूरल एरियाज़ में आज की डेट में भी। नाउ व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक टोटल टर्म है, बट इट इज़ एसेंशियली मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। कि ये रूरल एरियाज़ के जो डेवलपमेंट है ना उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन है विच आर लैगिंग बिहाइंड इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ चुका है। मतलब रूरल डेवलपमेंट जो है ना वो एक आइडिया है, एक थॉट प्रोसेस है जो सही तरीके से एग्जीक्यूट जो है वो नहीं हो पाया, या अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, चल नहीं रहा, राइट। तो फोकस एरियाज कौन से हैं रूरल एरिया डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के? नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना। फिर लैंड रिफॉर्म्स आ जाता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पॉवर्टी को एलिविएट करना, मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करना, पॉवर्टी को उठा देना, दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी एलिविएशन। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 पॉपुलेशन आज भी इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट येट इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग लीस्ट टू द GDP's ग्रोथ। मतलब GDP की ग्रोथ में आज भी जो है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अ डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1991, की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना 1991 से वो कम हुआ है, 1991 के बाद से। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बहुत कम है। मतलब एक की जगह दूसरा, या एक के प्लेस एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के प्लेस में दूसरा। इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैजुअल है, स्पेसिफिक नहीं है। देन क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो मार्केटिंग और क्रेडिट है, क्रेडिट का अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की रूरल एरियाज़ में। सबसे पहले है रोल ऑफ क्रेडिट। नंबर 1, टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहाँ पे रियलाइज़ किया गया कि जो प्रोडक्टिविटी है इट मस्ट बी हाई। देन फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फार्मर्स जो हैं वो अलग अलग सोर्सेज से पैसा बोरो करते हैं टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है सीड्स में, फर्टिलाइज़र्स में, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस जो है, जैसे कि मैरिज है, डेथ है, रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, उनके लिए जो है उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता। तो वो पैसा जो है उनको कैसे प्रोवाइड करा जाए जिनसे उनके फर्दर जो सोर्सेज हैं इनकम के वो बन सकें। देन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, सबसे पहले तो इनफॉर्मल और फिर है फॉर्मल। इनफॉर्मल कौन से होते हैं? जो पुराने ज़माने के जो इनको बोला जाता है इनफॉर्मल सेक्टर को इंडिजीनियस बैंकर्स। क्या कहते हैं इनको? इंडिजीनियस बैंकर्स, जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, दोस्त मित्र हो गए, इनसे पैसा लिया जाता है। और फॉर्मल सेक्टर में आ रहा था प्रॉपर हमारे कंट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जैसे कि बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982 एंड इट इज़ वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडेंस है या जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं ना उनके अंडर जो है इसको काम करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है बट स्टिल इट इज़ अंडर द कंट्रोल, नॉट डायरेक्ट कंट्रोल, बट हाँ सम हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देम फंड्स फॉर द रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो 1982 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, कि जो हमारा रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम है ना उसमें जितना भी इन्वॉल्वमेंट होगा मतलब ये सारा वो देखेंगे। देन द ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉड मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए क्रेडिट सिस्टम में, एज इट लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है, कि इससे हुआ क्या कि ये जो इट हैज़ लेड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट, कि जो रूरल क्रेडिट है उसके
जो मतलब पोर्टफोलियो है ना उसका, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वो मतलब इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेट हुआ टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। बट मतलब वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो क्रेडिट सिस्टम था ना, उसका जो मेन ओरिएंटेशन था, मतलब मेन फोकस था, दैट इज़ प्रोडक्शन ओरिएंटेशन लैंडिंग, कि अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। देन SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पुअर वुमेन और वुमेन हु डू नॉट हैव एनी कोलैटरल, गरीब औरतें या औरत जिसके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रेडिट। आप बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, बैंक के पास जाके आप उनको बोलते हैं कि भैया मैं बहुत ईमानदार हूँ और मेरे को लोन चाहिए अभी, लेकिन मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। बैंक वुड नेवर गिव यू द लोन, बिकॉज बैंक जो है वो एक फॉर्मल सिस्टम के अंडर काम करते हैं, और वो जब तक आप कुछ ना कुछ गिरवी नहीं रखेंगे आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन आर एबल टू अवेल क्रेडिट्स, जो वुमेन हैं वो क्रेडिट अवेल कर सकती हैं विद रीजनेबल रीपेमेंट प्लान्स, और जो रीपेमेंट प्लान है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं और अफोर्डेबल हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। देन फर्दर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो रिसीव फंड्स एज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड्स, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के नाम से भी पैसा मिलता है, जिससे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाती हैं। ठीक है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नॉट ओनली मेक क्रेडिट एक्सेसिबल टू पुअर वुमेन बट ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज़ टू जनरेट देयर ओन इनकम एंड मेक डिसीजंस। मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना वो पुअर वुमेन को सिर्फ पैसा ही नहीं देते थे, बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देते थे कि वो अपनी इनकम खुद जनरेट कर सकें और अपने डिसीजंस जो हैं वो सेल्फ ले सकें, मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉस्टर्स a sense of community since the credit is disbursed from a pool of money contributed by all। मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं दैट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब उससे एक कम्युनिटी की जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना वो आती है। क्यों? बिकॉज क्रेडिट इज डिसबर्स फ्रॉम अ पूल ऑफ मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल, मतलब जो पैसा सभी ने इकट्ठा किया उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है आगे जिनको ज़रूरत होती है। सो दिस ऑल्सो होल्ड्स देम अकाउंटेबल टू द ग्रुप, ये ग्रुप के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द फंड, सो दे आर जस्ट अकाउंटेबल टू द ग्रुप। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप अलाउ वुमेन टू बी फाइनेंशियली एम्पावर्ड। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अलाउ करते हैं फीमेल्स को, वुमेन को, ताकि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो सकें। देन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, की जो रूरल बैंकिंग है उसका क्रिटिकल अप्रेजल, मतलब हम अब क्रिटिसिज्म करेंगे तो सबसे पहले है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट। मतलब जो रूरल फार्म है या नॉन रूरल फार्म है उनकी जो आउटपुट होगी, मतलब आउटपुट है उसके ऊपर जो रूरल बैंकिंग सिस्टम था ना उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। नेगेटिव नहीं, मतलब कह सकते पॉजिटिव इफेक्ट था, सॉरी पॉजिटिव इफेक्ट था आउटपुट के ऊपर, इनकम के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इन स्पाइट ऑफ दिस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैव बीन फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। इसके बावजूद भी जो है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स रूरल बैंकिंग सेक्टर में फेस करनी पड़ी, जैसे कि नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। जो वॉल्यूम है रूरल क्रेडिट का, मतलब जो अमाउंट है कंट्री के अंदर वो इनसफिशिएंट है अगर हम बात करें उसकी डिमांड के कंपैरिजन में कम है। एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी हैं जो कि फेल हो गए टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री, कि वो सारे के सारे फार्मर्स को जो है वो कवर नहीं कर सके। देन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। मतलब पॉसिबल एक्सेप्शन जो थी ना कमर्शियल बैंक्स की, वो ये थी कि मतलब जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो फेल हो गए थे टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कि एक कल्चर को इस्टेब्लिश करने में जो है वो फेल हो गए थे। लैंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी। ठीक है, कि बोरोवर्स को जो है मतलब जितना वर्थवाइल जो है वो पैसा देते थे, एंड एक अच्छा सिस्टम था लोन रिकवरी का। देन एग्रीकल्चर लोन डिफ़ॉल्ट रेट्स हैव बिन क्रॉनिकली हाई। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन का डिफ़ॉल्ट रेट था, रीपेमेंट था, उसमें बहुत सारा डिफ़ॉल्ट होता था, वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली हाई था। ठीक। देन जन धन योजना
ऑल एडल्ट्स आर इनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट, सारे के सारे एडल्ट्स को बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए इनकरेज किया जाता था एज अ पार्ट ऑफ स्कीम नोन एज जन धन योजना। Those bank holders can get 1 to 2 lakh rupees accidental insurance coverage and overdraft facilities like 10,000 rupees and get their wages if they get any government related jobs and works under मनरेगा। ठीक है, अब मतलब जो बैंक अकाउंट होल्डर थे उनको 1 से 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मिलता था और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती थी और उनको वेजेस मिलते थे अगर वो किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर जॉब कर रहे थे। वर्क्स अंडर मनरेगा। अब मनरेगा जो है वो क्या है? मनरेगा जो है ना 2005 में लॉन्च किया गया था। मनरेगा इज़ कॉल्ड महात्मा, वो MG था, ठीक है, इसमें मनरेगा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है जी। अब ये जो एक्ट था इसके अंडर जो है मतलब हर एक कंट्रीमैन को जो है वो नौकरी दी जाती थी, मतलब एक फिक्स गारंटेड वर्क फोर्स जो है वो जनरेट करी जाती थी और 100 दिन का जो है उनको मिनिमम काम मिलता था। अगर काम नहीं मिलता था तो उनको पैसे दिए जाते थे। अब ये नंबर जो है बढ़ा के आई गेस 150 से 200 का हो गया होगा। देन दिस हैज़ ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट। जैसे आजकल भी चलती है ना फ्रीबीज, जो गवर्नमेंट बनाने से पहले जो वादे किए जाते हैं कि हम 1500 रुपया देंगे, 2000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो उन दिनों में भी होता था। ये जन धन योजना प्लान के अंडर है, ठीक। ये बहुत पुरानी बात नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, पुरानी है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है। सो दिस इज़ लेड टू मोर देन 40 करोड़ पीपल ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। मोर देन 40 करोड़, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बैंक अकाउंट ओपन कर चुके हैं। इनडायरेक्टली इट हैज़ प्रमोटेड थ्रिफ्ट हैबिट एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़, कि रूरल एरियाज़ में सही तरीके से इफेक्टिवली पैसे का जो एलोकेशन है वो करो, या मतलब इस स्कीम के अंडर जो है वो किया गया था और किया जा रहा है। देन एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। मतलब असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्टेशन है, पैकेजिंग है, ग्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की ऑल ओवर द कंट्री। ये बेसिकली वो एक प्रोसेस को फॉलो करते थे, मतलब एक प्रोसेस था जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी। देन प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसमें सबसे पहले है फार्मर्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स। वो अपनी जो प्रोड्यूस थी वो ट्रेडर्स को सेल करते थे। सफ़र फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, वो एक फॉल्टी वेइंग सिस्टम का शिकार थे और मैनिपुलेशन जो है अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा होती थी, छेड़छाड़ होती थी, जिसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। देन फार्मर्स डू नॉट हैव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स आर ऑफ्टन फोर्स टू सेल एट लो प्राइसेस। मतलब वो फार्मर्स जिनको पता ही नहीं था कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है जो उनकी प्रोड्यूस को बेचने का, तो वो कम प्राइजेस के ऊपर जो है बेच के जाते थे, उनको फोर्स किया जाता था। देन दे ऑल्सो डू नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़, ना तो उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी थी टू कीप देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट बेटर प्राइस, कि वो अपनी प्रोड्यूस को जो है वो एक बेटर प्राइस के ऊपर बेच सकें। देन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट, जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट लेती है ताकि वो रूरल मार्केट को डेवलप कर सके, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पे आएगा रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, कि मार्केट्स को रेगुलेट करना ताकि एक ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट जो है वो मार्केटिंग कंडीशंस क्रिएट करी जा सकें। देन प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोविजंस है ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको भी डेवलप करने के ऊपर जो है फोकस किया गया, जैसे कि रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, गोडाउन्स हैं, कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो इसमें होगा। देन कोऑपरेटिव मार्केटिंग in realizing fair prices for the farmers products is the third aspect of the government initiative। मतलब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो जो फार्मर्स थे उनके जो प्रोडक्ट्स थे ना उनको मार्केट में फेयर प्राइसेस पे बेचने में हेल्प करते थे। ये थर्ड एस्पेक्ट है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का।
फोर्थ एलिमेंट क्या था, अश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। आपको पता ही है जो आजकल के टाइम में भी फार्मर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट करा हुआ है, उसका रीज़न यही है एमएसपी। वो कहते हैं कि हमें जो है हमारी प्रोड्यूस के ऊपर एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे एक कंट्री में कुछ रिज़र्व प्रोडक्शन जो है या कुछ प्रोड्यूस को रिज़र्व कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है ना उसको कंट्रोल किया जा सके। और जब प्राइस जो है वो कम हो तो उस सप्लाई को गवर्नमेंट क्या करती है, सर्कुलेट करती है, जिससे प्राइस कम हो जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन्स को, आपने देखा होगा डीपूज वगैरह में वो मिलती है ना, सस्ता राशन, सस्ती शुगर, सस्ता फूड ग्रेन, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंडर जो है वो गवर्नमेंट सेल करती है। देन एमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, मतलब और कौन कौन से हैं? इट हैज़ बिन रियलाइज दैट द फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स, इट इंक्रीजेज देयर इनकम्स, कि वो उनकी इनकम को इंक्रीज़ करेगा अगर वो डायरेक्टली मार्केट में बेचेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहला है अपनी मंडी, देन हदसपर मंडी, रायथू बाज़ार्स, उझावर सैंडीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। देन फर्दर सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली entering into contracts alliances with farmers to encourage them to cultivate farm products like vegetables, fruits, etc. of the desired quality, by providing them with not only seeds and other inputs but also assured procurement of the produce at pre-decided prices. मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैकडोनल्ड जो है ना वो फार्मर्स से सीधा कांटेक्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए? टोमेटो के लिए और पोटैटोज़ के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको सारा मटेरियल, जो सारा सीड है, हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है ना वो मेंटेन करी जा सके, और एक प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर जो है वो अब सारी की सारी प्रोड्यूस उठाने की अश्योरेंस देते हैं। कि जैसे मान लो आज के टाइम में जो रेट चल रहा है, फार्मर्स को जो ऑर्डर मिला वो रेट पे मिला 30 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। लेकिन जब प्रोड्यूस बन के रेडी हो गई, जब सप्लाई करने का टाइम है, तब रेट रह गया 25 रुपये। तो ऐसे में फिर जो है वो फार्मर्स को नुकसान होता था। तो जो प्राइस डिसाइड किया जाता है अब कंपनीज़ के थ्रू, जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, तो वो वही प्राइस के ऊपर जो है वो परचेज़ करते हैं, चाहे फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए चाहे हो जाए ज़्यादा। देन डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स 2 आस्पेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला आस्पेक्ट क्या है? चेंज इन क्रॉपिंग सिस्टम, जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें चेंज किया गया। देन अ शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशरीज़ हैं या नॉन एग्रीकल्चर है, इसमें शिफ्ट हुआ, वर्कफोर्स जो है वो शिफ्ट हुई हैं एग्रीकल्चर से इन एक्टिविटीज़ पे। देन क्या ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन की रूरल एरियाज़ में? नंबर 1, रिस्क जो है फार्मिंग के ऊपर डिपेंड रहने का वो कम हुआ, कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, नहीं होगा अब। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू द रूरल पीपल, कि जो रूरल लोग हैं उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एक प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो ऑप्शन दी जाती हैं। टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द राबी सीज़न, मतलब अगर राबी सीज़न में उनके पास काम नहीं है तो उनको एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट, मतलब मिलता जुलता एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाता है। टू रिमूव सरप्लस लेबर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू नॉन फार्म सेक्टर्स, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर्स में जितनी भी सरप्लस लेबर है उसको रिमूव करा जाए, ठीक है। देन एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक और प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन द इनकम, की इनकम जो है वो उसको कैसे इंक्रीज़ करा जा सके, स्टेबल किया जा सके, फूड की सिक्योरिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो अच्छा, फ्यूल हो, और फैमिली का जो न्यूट्रिशन है ना बिना किसी डिसरप्शन के वो उनको मिलता रहे। देन प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कि जो ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस है ना स्मॉल फार्मर्स को या मार्जिनल फार्मर्स को, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स, वो प्रोवाइड करी जाए। देन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर,
कि जो सिग्निफिकेंट नंबर है वुमेन का ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन लाइफ स्टॉक सेक्टर, कि उनको जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें भी एक सिग्निफिकेंट ऑप्शन जो है वो दी जाए। ठीक, देन पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया। अब जो मिल्क प्रोडक्शन है ना कंट्री के अंदर, वो इंक्रीज़ हुई है अबाउट 10 टाइम, 10 गुना बढ़ी है 1951 से लेके 2016 तक। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जिसको वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से जो हमारी प्रोड्यूस है वो 10 गुना बढ़ गई। बेसिकली से इट इज़ अ सिस्टम वेयर बाय ऑल द फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क, वो सारा का सारा अपना मिल्क जो है उसको इकट्ठा करते थे एक जगह पे, अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रेडिंग, अलग अलग ग्रेड्स के बेसिस पे, अलग अलग क्वालिटी के बेस पे प्रोसेस किया गया, एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू कोऑपरेटिव्स, right? So in this system the farmers are assured of fair prices and income from the supply of milk to the urban market. इससे हुआ क्या कि जो फार्मर्स थे उनको एक अश्योरेंस मिल गया कि हम एक फेयर प्राइस के ऊपर आपका सारा का सारा दूध परचेज करेंगे और आपको जो है इनकम होगी अगर आप रेगुलर सप्लाई करेंगे। देन फिशरीज, फिश प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, अब इनलैंड सोर्सेज जो है वो 65% है, मरीन सेक्टर जो है वो कितना है 35%, राइट। नाउ प्रॉब्लम्स इन दिस सेक्टर, सबसे पहले तो लो पर कैपिटा अर्निंग्स है, पर कैपिटा अर्निंग बहुत कम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और रैम्पेंट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है अमंग फिशरमैन। गरीबी तो हमारे इंडिया की नस नस में बसी हुई है। हाई लिटरेसी एंड इंडेप्टनेस, जो इलिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ता है और लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, फार्मर्स जो हैं बेसिकली। एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी टू अदर सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स मतलब और सेक्टर्स में भी मूवमेंट जो है, अगर बंदा कहे कि यार मेरा इस सेक्टर में इस फील्ड में कुछ हो नहीं रहा, मैं शिफ्ट कर जाता हूँ, वो भी नहीं पॉसिबल। देन हॉर्टिकल्चर, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द ग्रोइंग ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, ट्यूबर क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब ट्यूबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं जैसे कि मतलब ये कुछ प्लांट्स होते हैं बेसिकली जिनकी जो रूट्स होती हैं ना वो स्टार्ची होती हैं, मिट्ठे वाली, मतलब जो शुगरी होती हैं, जैसे कॉम्स हो गए, राइजोम्स हैं, मतलब स्टेम्स हो गई। तो ये सारा कुछ जो है वो उसमें आता है, स्टार्च वाला फूड होता है बेसिकली। और फर्मेंटेड बेवरेजेस होती हैं जैसे गाजर वगैरह है, ये सारा इसमें इंक्लूड, कैरेट्स वगैरह इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। फ्लावर्स हो गए, मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर का जो है वो रोल क्या है? जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो नियरली 1/3 जो है ना हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट का कंट्रीब्यूट करता है, एंड 6% ऑफ द डोमेस्टिक जीडीपी ऑफ इंडिया, की जो जीडीपी है हमारे उसमें 6% का कंट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर से आता है। देन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव्ड, जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधरी है, एंड इट हैज़ बीन बिकम अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लाइवलीहुड फॉर मेनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस। बहुत सारे अनप्रिविलेज्ड क्लासेस जो हैं उनका जो लाइवलीहुड है ना दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। सो फ्लावर्स हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerative। ये बहुत ज़्यादा highly remunerative जो हैं वो सारे के सारे हिस्से हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, सिर्फ स्पेशली किन के लिए? जो लेडीज़ हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। देन अदर अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस लाइक रोल ऑफ आईटी, गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो फूड इनसिक्योरिटीज़ या वल्नरेबिलिटी जो एरियाज़ हैं उनको प्रेडिक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर। इट ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ती है एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर, एज इट कैन डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन, ये डिसमिनेट करती है इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, जो टेक्नोलॉजी है ना वो इमर्ज होती हैं एंड देयर एप्लीकेशन, और उनकी एप्लीकेशंस भी ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। देन इट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़ की, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट करने में भी हेल्प मिलती है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आजकल की मतलब आजकल का बर्निंग टॉपिक है। फार्मिंग में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया है। इस मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट फोकसेस ऑन कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मेथड है जिसमें जो कल्टीवेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक इन ए वे दैट इज़ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी पोल्यूशन के जो है वो लाइफ स्टॉक
जो है उनको रेज किया जाता है और मिनिमाइज़ किया जाता है द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, जो केमिकल्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स जो हैं उनको मतलब उनका यूज़ जो है वो कम किया जाता है। इट एम्फेसाइजेज नेचुरल एंड होलिस्टिक अप्रोचेस, मतलब इनका जो मेन फोकस होता है वो एम्फेसाइज करना ऑन नेचुरल और होलिस्टिक अप्रोच टू फार्मिंग विद द एम ऑफ प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ, कि जो सॉइल की हेल्थ है उसको भी मेंटेन करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना एंड द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द इकोसिस्टम, की जो इकोसिस्टम है हमारे कंट्री का ओवरऑल वेल बीइंग करना उसकी। देन बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स ए मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बिल्कुल कम हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बिल्कुल कम हो गया, विद लोकेलिटी प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment, और रिटर्न्स जो हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली क्रॉप्स इज ऑन द राइज, कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बाहर वाली कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से जो है ये एक बहुत ही रिनाउंड फील्ड इमर्ज होकर सामने आया है। देन ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड होता है ना, जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की होता है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है देन केमिकल फार्मिंग, दस प्रोवाइडिंग अस हेल्थ विद हेल्थ बेनिफिट्स एंड हेल्दी फूड्स, राइट। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट, मतलब इनको लेबर की जो इनपुट है वो ज़्यादा चाहिए होती है, लेबर ज़्यादा चाहिए होती है देन कन्वेंशनल फार्मिंग, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब इसको भी पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है कि जितने ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। फाइनली द प्रोड्यूस इज़ पेस्टिसाइड फ्री, जो प्रोड्यूस है वो पेस्टिसाइड से बिल्कुल फ्री है एंड प्रोड्यूस इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे, बहुत ही एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के को क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले नीड्स टू बी पॉपुलराइज होना बहुत ज़रूरी है, उसकी बहुत ज़रूरत है। मार्केटिंग इनएडिक्वेट है, प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही। लेस आउटपुट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, अब लेस होगी ही बिकॉज जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें तो केमिकल का यूज़ किया जाता है, जल्दी ग्रो करती हैं, ज़्यादा ग्रो करती हैं। इसमें सारा जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को ग्रो किया जाता है, तो जिसमें टाइम जाता है और आउटपुट की जो आउटपुट है, यील्ड है, वो कम निकलती है। देन शॉर्टर शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। देन लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोड्यूस, जो मतलब प्रोड्यूस की जो चॉइस है ना दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, राइट। सो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियोस लेंथी ज़रूर हैं लेकिन आपको करनी पड़ेंगी बिकॉज इसके बिना गुजारा नहीं है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना हमें मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।